एक होता है होमोजेनियस इक्वेशन, क्या होता है होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि हर एक टर्म की जो डिग्री होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होना चाहिए कि हर एक टर्म की डिग्री कैसी होनी चाहिए, सेम। तो अभी जो आप इक्वेशन पढ़ रहे थे, अभी जो हम इक्वेशन देख रहे थे, अभी जो इक्वेशन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, उसमें आप देख रहे होंगे कि राइट हैंड साइड में हमेशा d1 d2 d3 था, और लेफ्ट हैंड साइड में a1x प्लस b1y प्लस c1z और ऐसे ही a2 b2 c2 करके था। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हर एक टर्म की डिग्री 1 है, जबकि राइट हैंड साइड की डिग्री क्या है, 0। तो होमोजेनियस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर इक्वेशन है तो हम लोग जैसे एक्चुअली तो वो इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 लिखा हुआ है ना, और उसको इक्वेट हम किससे कर रहे हैं, 0 से, टू मेक इट इक्वेशन। समझ में आएगा? तो ये जो एक्सप्रेशन है ना a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1, ये हम होमोजेनियस चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स d1 को क्या होना पड़ेगा, 0। d1 को क्या होना पड़ेगा, 0। मतलब होमोजेनियस इक्वेशन में क्या होगा, जो d1 d2 d3 होगा वो पहले से क्या रहेंगे आपके, 0। मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, देन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, एंड फाइनली a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजेनियस। समझ में आएगा? इसमें आप एक चीज महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं क्या, कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को 0 0 0 तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, पहले इक्वेशन को भी, दूसरे को भी और तीसरे को भी। मतलब देयर इज अ 100% प्रोबेबिलिटी या 1 प्रोबेबिलिटी इज 1 की हम लोग बोल रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन हमेशा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब कभी भी इसमें नो सॉल्यूशन वाला केस आपका नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि तीनों प्लेन एक कॉमन पॉइंट से तो हमेशा पास कर रहे हैं। किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, 0 0 0। नाउ कमिंग टू अपन जो हाइपोथेसिस और जो पूरा डिस्कस करके गए थे लास्ट क्लास में, कि सबसे पहले डेल्टा पे बात करें, तो डेल्टा के बारे में दो बातें हैं, या तो 0 होगा या नॉन 0 होगा, उस पर थोड़ी देर के बाद बात करें। लेकिन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तो डेफिनेटली क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि d1 d2 d3 क्या होगा, 0। तो आप जब भी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड बनाएंगे तो दैट विल बी 0। तो यानी कि यहां से क्लियर है कि ये दोनों तीनों चीजें क्या आएंगी, 0। तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, डेल्टा इंटू एक्स इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है क्या? अब इसमें हम लोग फिर से बोल सकते हैं कि दो केसेस में हम आगे बढ़ सकते हैं, एक तो डेल्टा नॉन 0 और दूसरा क्या बोल सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू 0। अब बोल सकते हो जब डेल्टा नॉन 0 है तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, यू कैन सी x y z ऑल इक्वल टू 0। तो इस केस में समझ में आ रहा है यूनिक सॉल्यूशन है नहीं, और ज्यादा बेटर वर्ड इस केस में क्या होगा उसके लिए, ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि ऑल द वेरिएबल्स हैज ओनली वैल्यू 0 0 एंड 0। तो कंसिस्टेंट तो है ही, दिख ही रहा सबको, और साथ ही साथ क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है? फिर बात आई डेल्टा इक्वल टू 0। तो इस केस में वो सब नहीं चलेगा कि भाई नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। इस केस में तो सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें पैरेलल प्लेन्स टाइप का तो कुछ बनेगा नहीं। डेल्टा इक्वल टू 0 समझ में आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला होगा केस। तो या तो तीनों प्लेन जो होगा एक लाइन से पास कर रहा होगा, और उस लाइन पे एक पॉइंट तो जरूर होगा, कौन सा, 0 0 0। और दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं, ये समझ में आ रहा है सब क्या बोल रहा हूँ, नहीं? जैसे बताया था ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तीनों प्लेन एक लाइन से जा रहा हो और तीनों प्लेन क्या हो जाए, सेम। तो इस केस में वही दो सिचुएशन हो सकता है कि या तो तीनों प्लेन सेम हो जाएगा, समझ में आ रहा है, या फिर क्या होना पड़ेगा कि तीनों को एक ही लाइन से पास करना पड़ेगा। पैरेलल वाला केस इस बार नहीं बनेगा, क्योंकि एक पॉइंट क्या है तीनों में कॉमन। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि नो सॉल्यूशन का केस नहीं होगा, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको हम लोग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही बोलते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब द सॉल्यूशन इज ओनली 0 0 0, और अगर कोई बोले कि नॉन ट्रिवियल तो इसका मतलब डेल्टा क्या होना पड़ेगा, 0। हो गया? हो गया मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब इसका तो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला सवाल लिखेंगे, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन, find the solution for the system of equation
तो देख सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन है क्योंकि डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और सब के सब साफ हैं, नहीं डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब साफ हैं, मतलब डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z। देख सकते हो इन दोनों का सम अपॉन 2 ये वाला इक्वेशन है, अपॉन 2 8x अपॉन 2 4x 5y 6z 50। तो कहीं भी जब आप डेल्टा निकालोगे, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z, तो ऑफकोर्स आप हर बार ये लगा सकते हो क्या कि R2 गोज टू R2 माइनस R1 प्लस R3 अपॉन 2। तो एक रो परमानेंटली क्या रहेगा हर एक में, डेल्टा, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z, सब में क्या रहेगा 0। मतलब सॉल्यूशन क्या है इनफाइनाइट। अब बोल रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन, तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे इनफाइनाइट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता तब तो इनफाइनाइट बोलते हैं ना, यानी कि आपको सॉल्यूशन बताना है। तो इस सवाल में यही है कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है तो सॉल्यूशन को कैसे लिखना है, नहीं अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है तो हाउ वी मस्ट राइट द सॉल्यूशन। तो एक तरीका अमीश ने बताया वो सही है। आप देख सकते हो क्या कि हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें किसी एक को के मान लो, x को जैसे मैंने क्या मान लिया k, तो x को k मानेंगे तो 2i प्लस 3z इक्वल टू 6 माइनस k और 5y माइनस 4k। इसको मेरे ख्याल से 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 माइनस 1 कर दो तो 4y और 5y घट के कितना गया y, 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3 माइनस क्या आ जाएगा 2k। नहीं अब z निकालना है तो किसी एक में रख दो तो शायद z भी किसके बराबर आ जाता है k। तो आप सॉल्यूशन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या कि k 3 माइनस 2k एंड k एंड वेयर k बिलोंग्स टू r। तब आप देख सकते हो कि सारे सॉल्यूशन इसमें आ जाएंगे, मतलब शायद ऐसे लिख दे तो ज़्यादा बेटर है। सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। जैसे अगर कोई बोले k इक्वल टू 1 रख लिया तो ऑफ कोर्स 1 1 1 वाला आ जाएगा, 0 रख दिया तो 0 3 0 वाला आ जाएगा, और ऐसे जो भी आप k की रियल वैल्यू रखोगे हर एक के कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक सॉल्यूशन आएगा। जब हम 3D पढ़ रहे होंगे तो उस समय क्या देखेंगे कि यही जो चीज़ है ये लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो लिखा हुआ है ना जिस तरीके से, समझ में आएगा ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन की इक्वेशन को। तो यहाँ समझ में ये भी आ जाएगा आपको कि ये जो तीनों प्लेन है ये एक लाइन में इंटरसेक्ट कर रहा है और उसकी वजह से कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं इसके, इनफाइनाइट। तो कभी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन को लिखना हो तो किसी एक को k मान लीजिए और बाकी दोनों को भी उसी पैरामीटर के टर्म में लिखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ p and q, forward value of p and q, the system of equations forward value of p and q, the system of equations 2x plus py plus 6z equal to 8, x plus 2y plus qz equal to 5, x plus y plus 3z equal to 4 has, x plus y plus 3z equal to 4 has, पहला है नो सॉल्यूशन, x plus y plus 3z equal to 4 has, पहला है नो सॉल्यूशन, दूसरा है और यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, दूसरा है यूनिक सॉल्यूशन और तीसरा है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, तीसरा है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। करेक्ट। मेरे ख्याल से फिर से डेल्टा वगैरह निकाल लेना चाहिए। 2p6 1 2 q 1 1 3। तो देख लेना 0 0 बनाने की इच्छा हो रही तो हो कर लो, बाकी डायरेक्ट भी कर लो। 2 6 12 माइनस 2q 3p माइनस 6 तो प्लस 6 माइनस 3p और शायद pq माइनस तो मेरे ख्याल से दिस इज p सही। तो ये डेल्टा जाएगा p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3। नाउ कमिंग टू डेल्टा x, तो पहला जो है उसको अपन रिप्लेस करेंगे 8 5 4 से, देन इज p21, फिर 6q3 तो 3 6 48 माइनस 8q
3p माइनस 6, तो माइनस 15p और प्लस 6 बचे कितना होगा 630, देख ले यार एक बार, और 4pq 48। तो एक तो p माइनस 2 दिख रहा है, और शायद आ रहा है 4q माइनस 15, नहीं, और डेल्टा वाई में शायद 211854 एंड 6q3 ऐसे ही है शायद। तो ये आ जाएगा 15 माइनस 8q, फिर 1 के साथ ये आएगा 24 और माइनस 24, ये तो साफ ही हो गया लग रहा है, और 8q और माइनस 30, तो ये कट ही गया सब। तो मेरे ख्याल से डेल्टा वाई 0 आ रहा है, और कमिंग टू डेल्टा जेड, एंड देन कम्स 8, 5 और 4। तो उसमें तो मेरे ख्याल से दिख रहा है 8 और माइनस 5, 3 इंटू 2 6, और फिर आएगा 4p और माइनस 8, तो माइनस 4p और प्लस 8 शायद, और 1 के साथ 5p माइनस 16, तो दिस इज p माइनस 2। तो अपन ने सब कुछ निकाल लिया है, डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। अब से पहला केस क्या कह रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू p एंड q दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, ये क्या कह रहा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में आपको जैसा कि याद हो कि डेल्टा को 0 होना चाहिए और कम से कम एक को नॉन जीरो होना चाहिए। डेल्टा 0 होने के 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 कि p2 हो जाए, लेकिन उस केस में सबके सब 0 हो जाएंगे, नहीं तो ऑब्वियस है उस केस में कौन सा सॉल्यूशन आएगा इनफाइनाइट। अब किसी को लग रहा है कि नहीं सर इनफाइनाइट नहीं भी आ सकता है, जैसे आप यहाँ देखिए p को 2 ले लेते तो ये दोनों इक्वेशन तो सेम हो जाएगा, नहीं समझ में आया, ये दोनों इक्वेशन तो क्या हो जाएगा सेम। लेकिन ये वाला जो इक्वेशन अब आप देखोगे तो x प्लस 2y और प्लस क्या है qz इक्वल टू 5, ये दोनों सेम हो गया, क्लियर है ना, तो क्लियर। तो यहाँ देख सकते हो जो रेशियो है ये रेशियो तो सेम नहीं आ रहा ना, यानी कि ये प्लेन्स तो पैरेलल तो नहीं होने वाले फॉर वट एवर वैल्यू ऑफ q, यानी कि p इक्वल टू 2 में डेफिनेटली कितना सॉल्यूशन आएगा इनफाइनाइट, नहीं तो शायद इसमें इनफाइनाइट का भी है, इनफाइनाइट का भी है ना, तो p इक्वल टू 2 एंड q बिलोंग्स टू r, ये किसका बताया इनफाइनाइट का, नहीं। और नो सॉल्यूशन के लिए p शुड नॉट बी इक्वल टू 2 एंड q मस्ट बी 3, बोलोगे क्यों 3, क्योंकि डेल्टा तो 0 होना ही है, और उस केस में आपको देख सकते हो q जब 3 लोगे ये तो नॉन जीरो होएगा ही ना डेल्टा z, हाँ p नॉट इक्वल टू 2, तो इसमें क्या आएगा नो सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए p नॉट इक्वल टू 2, यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है ना, तो p नॉट इक्वल टू 2 एंड q डेल्टा क्या होना चाहिए नॉन जीरो। तो ये मेरे ख्याल से इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। क्या बेटा देखने तो दो एक बार, फिर बोलते रहना, मन से डिस्टर्ब करते हो एकदम टीचर को, मतलब पगला ही जाए टीचर। लिख लिया। नेक्स्ट लिखेंगे लेट लैम्डा एंड अल्फा बी रियल, let lambda and alpha be real, then find complete values of lambda, let lambda and alpha be real, then find complete values of क्या लिखा lambda for which the system of equation ये लिखा हुआ है lambda x plus sin alpha into y plus cos alpha z equal to 0, x plus cos alpha y plus sin alpha z equal to 0 minus x plus sin alpha y minus cos alpha z equal to 0 has
non-trivial solution, has non-trivial solution, and also for lambda equal to 1 find all values of alpha, and also for lambda equal to 1 find all values of alpha. ठीक है मेरे ख्याल सिंपल है. नॉन ट्रिवियल डेल्टा जीरो मतलब ऑब्वियस आते ही जो कोफिशिएंट्स वाले हैं लैम्डा 1 -1 अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा यही डिटर्मिनेंट आएगा. दिमाग लगाने से अच्छा ओपन कर देते नहीं तो कितना आएगा लैम्डा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा तो लैम्डा इंटू -1 नहीं सोचो फिर इसका -1 तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा दैट इज साइन 2 अल्फा. सुना होगा -1 के साथ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस 2 अल्फा. तो लैम्डा आ गया आपका साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा. तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए होगा और पूछे कि लैम्डा कहाँ से कहाँ तक तो अभी शायद अल्फा रियल है तो इसका रेंज निकालना पड़ेगा. तो लैम्डा -√2 से कहाँ तक जाएगा √2 और जब लैम्डा को 1 लेना है तो उस केस में अल्फा निकालना है तो वही 1/√2 वाला खेल नहीं. तो हम लोग चाहें तो उसको लिख सकते हैं कॉस में साइन में जैसे भी लिखना चाहूँ तो कॉस में लिखोगे तो कॉस नहीं और इक्वल टू कितना cos π4 क्या लग रहा है ऐसा कुछ नहीं. तो मेरे ख्याल से अब 2 अल्फा माइनस π4 इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पढ़ा होगा सब उसको बट गलती अपने हिसाब से करते रहना. तो एक तो अल्फा शायद n पाई आ जाएगा और एक आएगा n पाई प्लस π/4 सही है क्या भाई. हाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर तो इस तरीके का कुछ आ जाएगा. लेट ABC be real numbers other than 0 let ABC be real numbers other than 0 then the system of equations in XYZ then the system of equation in X, Y and Z has then the system of equation in X, Y and Z has options are system of equation in X, Y, Z has options are पहला ऑप्शन है नो सॉल्यूशन दूसरा है यूनिक सॉल्यूशन तीसरा है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस और चौथा है फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. एक बार तो तीनों को जोड़ ही देते हैं नहीं आधा तो खेल ही खत्म हो जाएगा. जैसे ही जोड़ेंगे मुझे जवानी कर लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है. तो x² एक बचेगा एक जाएगा y² b² z² और 3 आ गया मतलब x² प्लस y² b² प्लस z² कितना गया 3. अब ये वाला 1 है वो 3 है दोनों को घटा दो तो z² दो बार आ जाएगा और उधर भी 3 - 1 क्या आ जाएगा दो कट जाएगा तो z² c². z इक्वल टू प्लस माइनस सी ऐसे ही x प्लस माइनस ए वाई प्लस माइनस बी तो 8 सॉल्यूशन आएंगे. 8 तो मेनी थोड़ी हुआ बेस्ट तो वही लग रहा है तो फाइनली क्या हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन. चलो अच्छे बच्चे. एक नेक्स्ट लिखिएगा इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन the system of equation ax plus b minus beta into y c minus gamma into z equal to 0 a minus alpha into x plus by
प्लस सी माइनस गामा इंटू जेड इक्वल टू 0, और लास्ट है ए माइनस अल्फा बी माइनस बीटा वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, where alpha beta gamma are distinct and non-zero, has a non-trivial solution, then find the value of a by alpha plus b by beta plus c by gamma. Then find the value of a by alpha plus b by beta plus c by gamma. Okay. तो मेरे ख्याल से नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो क्या ए, फिर ओपन भी कर सकते हो या फिर पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना तो कर लेना, R2 को लिख लो पहले, तो या तो R2 माइनस R1 एंड R3 ऑल्सो गोज टू R3 माइनस R1, तो A, फिर इधर शायद आ जाएगा माइनस अल्फा, नहीं, और ये शायद आएगा बीटा, और ये 0, ये भी 0 गामा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा सिंपली दिखने लगेगा ए बीटा गामा, नहीं, फिर माइनस और बी माइनस बीटा, और ये दोनों आएगा ना, तो प्लस अल्फा गामा, चेक कर लो यार मुझे सही लग रहा है, और फिर क्या आएगा सी माइनस गामा और माइनस अल्फा बीटा, माइनस, हाँ तो माइनस माइनस प्लस होगा ना, वही मुझे लग रहा है कि थोड़ा गड़बड़ तो लग रहा है इसीलिए। तो हल बोल सकते हैं क्या कि अल्फा बीटा गामा से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, तो ये बन जाएगा ए अपॉन अल्फा बी अपॉन बीटा, और लास्ट में उधर क्या बनेगा सी अपॉन गामा, और इधर शायद 2 अल्फा बीटा गामा था तो वो उधर जाके क्या बन जाएगा -2 था, तो उधर जाके क्या बन जाएगा +2, तो दिस वैल्यू विल बी 2। क्वेश्चन ऐसे डिटर्मिनेंट बेस्ड है, ठीक है ना। इफ द साइड्स ABC of a triangle, if the sides ABC of a triangle ABC satisfy the equation 4x cube minus 24x square plus 47x minus 30 equal to 0, and if the sides ABC of a triangle ABC are satisfying this equation, then find the value of this. एक तो ये ऊपर वाला फैक्टराइज हो जाता है, तो उससे तो मेरे ख्याल से पहले भी ये वाला इक्वेशन अपन ने रखा है, शायद नहीं, शायद एक तो 2 रूट आ जाता है इसका, शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ करवा रहा था थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो वहाँ भी बताया हुआ है वैसे तो, और एक शायद 3/2 या क्या 5/2, तो एक 2 आता है, एक 3/2 आता है, एक क्या आता है 5/2, तो फिर उसके हिसाब से तो वैल्यू आई जाएगी 2, 3/2, 5/2, नहीं आई, फिर तो फ्रेंडली बन जाएगा डिटरमिनेंट, नहीं बनेगा। और कुछ किया डिटरमिनेंट किसी ने ओपन किया, सोचना ओपन करने का, बाकी सब बैठ तो गए आराम से।